नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा सोनभद्र। आपके बीच आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वित्तीय नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज। सरकार आर्थिक नीतियों को फ्रेम करती है, उसको एक स्वरूप प्रदान करती है। आर्थिक नीतियाँ विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती हैं। व्यावसायिक इकाई पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। सरकार एक व्यवसाय को सब्सिडी देती है। सब्सिडी इसलिए देती है ताकि वो अगर उस स्पीड में नहीं हो जिसकी आवश्यकता है कंपटीशन के हिसाब से या अन्य उद्योगों के कार्य विधियों के हिसाब से, तो उस सब्सिडी का लाभ लेकर के अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकती है, सुधार कर सकती है। उसमें वो सब्सिडी कई रूपों में हो सकती हैं, जैसे टैक्सेस में कमी करके या और तरह की रियायतें, लोन वगैरह की रियायतें दे करके सरकार जो है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। सभी व्यावसायिक उद्यम अपनी नीतियों को प्रचलित आर्थिक नीतियों को ध्यान में रख के, जो कि भारत सरकार या कोई देश अपने यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, उसको ध्यान में रख के अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। मतलब जो उद्योग हैं उनको बहुत हद तक सरकार की नीतियों के अनुसार अपनी नीति को बनाना या बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी देश की महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां जो हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो कुछ 5, 6, 7 नीतियां हैं जिसको कि हर एक व्यवसायी और हर एक देश अपने यहाँ लागू करती हैं, और व्यवसायियों को उस नीतियों को अनुसरण करना चाहिए ताकि सरकार और उस उद्योग का एक ही दिशा में प्रयास रहे। अगर हम मौद्रिक नीतियों में पहले नीति को लें जिसमें मौद्रिक नीति आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, केंद्रीय बैंक जो होता है वो इस तरह की नीतियों का निर्धारण करता है भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार के आदेशों के अनुरूप कि उनकी मंशा क्या है। केंद्रीय बैंक जो भारत सरकार की है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ऋण की लागत और उपलब्धता की दिशा में अपनी नीति द्वारा देश में जो बचत, सेविंग की जो टेंडेंसी है, इन्वेस्टमेंट की जो वहाँ पे प्रचलित रूप है, और उपभोक्ता खर्च करने को प्रभावित हो पा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार की सामान्य आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक विस्तारवादी या तटस्थ मौद्रिक नीति को अपना सकती है। किसी निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा आपूर्ति और धन की लागत यहाँ जो धन का उपार्जित मूल्य होता है जिसे हम ब्याज कहते हैं, को नियंत्रित करने के लिए इस तरह की मौद्रिक नीतियों को बनाया जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो बचत का एक अवधारणा है, जो विनियोग की एक अवधारणा है, और वहाँ के उपभोग की प्रवृत्ति जो वहाँ के उपभोक्ताओं में है वो किस तरह का है, इसको ध्यान में रख करके मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। अब हम दूसरा लेते हैं राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। सार्वजनिक व्यय और राजस्व, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है और जो पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके संबंध में सरकार की रणनीति का व्यापार पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। व्यापार से और सरकार के रेवेन्यू और सरकार द्वारा किए गए खर्च का आपस में बहुत ही गहरा सामंजस्य होता है, जबकि व्यापारी को प्रत्यक्ष रूप से इस बात की जानकारी शायद ही हो कि उसका किस तरह से प्रभाव सरकार पे पड़ता है या सरकार के नीतियों का प्रभाव किस तरह से उसके ऊपर पड़ता है। तो सार्वजनिक व्यय का पैटर्न, जो उसकी एक परंपरागत जो सिस्टम है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंसेस का, जो गवर्नमेंट करती है, वो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। संभावित रूप से सरकार अक्सर कुछ
गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करने का काम करती है, उन्हें हतोत्साहित करने का काम नहीं करती है। कोई अगर उद्योग बीमार है, घाटे में निरंतर चल रहा है, तो उसे हतोत्साहित करने के बजाय कुछ ऐसी गतिविधियां चलाता है जिससे कि वो व्यवसायी या उद्योग प्रोत्साहित हो करके, मोटिवेट हो करके आगे काम करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। और इन्हीं सब सुविधाओं के लिए, इन्हीं सब प्रोत्साहन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी जाती है सरकार द्वारा, या प्रत्यक्ष दरों में कमी की जाती है सरकार द्वारा, जिसकी मदद से परिणामी आय जो होता है उद्योग का, उसमें वृद्धि होने लगती है। अर्थव्यवस्था में जो खर्च करने की प्रवृत्ति कम थी, जो लोगों द्वारा कम खर्च किया जा रहा था, उससे जब जीवंत होता है उद्योग, तो उससे उसके प्रभाव से और लोगों की इनकम बढ़ती है और वो लोग कुछ खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन सब चीज़ों को कोई भी सरकार ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ जो उनकी बजटी पॉलिसी है, बजटन पॉलिसी है, उसमें इन सब चीज़ों को उद्देश्यपरक बनाते हुए फिस्कल नीति या राजकोषीय नीति बनाते हैं। विदेश व्यापार नीति भी एक आर्थिक नीति का अंग है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यह अलग अलग व्यावसायिक इकाइयों को भी अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। जो विदेश व्यापार नीति है वो जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यवसाय को प्रभावित करे, ये किसी भी व्यवसाय को अलग अलग डायमेंशन में प्रभावित करती है। जैसे यदि सरकार द्वारा किसी ऐसे वस्तु या पदार्थ पे रोक हो और उस वस्तु का आयात करना शुरू कर दे सरकार, जिस पे कि अभी तक प्रतिबंध लगा था, तो उसका असर ये होगा कि जो हमारे यहाँ की उत्पादित वस्तुएं हैं, जो भारत के अंदर व्यवसायिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उनकी लागत और जो विदेशों से बनाई हुई वस्तुएं, जैसे चाइना से कुछ आयात हुए हमारे यहाँ, छोटे छोटे खिलौने और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आयात होती रही हैं, तो उसका प्रभाव ये रहा कि हमारे यहाँ के जो उद्योग रहे, जो कि लार्ज कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहे थे, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए और अंतोगत्वा उनको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ा और वो मार्केट से बाहर हो गए, क्योंकि सस्ती दर पे अच्छे क्वालिटी की वस्तु आयात करके मंगाई जा रही थी। तो इससे जो है हमारे अपने घरेलू उद्योगों को, गृह उद्योगों को बड़ा झटका लगा। यदि सरकार द्वारा उदार आयात नीति को अपनाया गया या अपनाया जाता रहा, तो उससे जो सबसे बड़ा प्रभावित होने वाला सेक्टर है वो है घरेलू उत्पाद। या तो घरेलू उत्पाद प्रभावित करेगा या प्रभावित होगा विदेशी व्यापार नीति से। तो सरकार इसके लिए कभी भी नहीं ऐसा करती है कि अपने घरेलू उद्योगों को कोई नुकसान हो, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपना फैसला लेती है। विदेश निवेश नीति, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो किसी भी देश में विदेशियों द्वारा, हमारे देश के लोग विदेश में जाके पैसा इन्वेस्ट करें या विदेशी हमारे यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट करें उद्योगों पे या किसी भी क्षेत्र पे, तो इसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। इसकी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, अभी आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का जिक्र जोरों से सुना था, उसमें उसके तहत 100% इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी या होती है। तो ये अपने यहाँ के जो उद्योग हैं उनको भी सरकार ध्यान देती है कि उसमें उनका प्रतिशत कितना होगा, उस वस्तु के उत्पादन में कौन कौन से कंडीशंस होंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश की सरकार विदेश निवेश नीति बनाती है और अपनाती है। विदेश पूंजी का अधिकतम जो रिटर्न या जो उसका परसेंटेज होता है, वो अपने देश के औद्योगिक विकास
को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि कोई विदेशी यहाँ आके कितना प्रतिशत इन्वेस्ट करेगा इस वस्तु के उत्पादन में। अगर हम 100% चाहें तो 100% वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकता है, जैसी आवश्यकता हो उसको उस पर्टिकुलर कंट्री को कि इस तरह के वस्तुओं में विदेशी निवेश को स्वागत करें। औद्योगिक नीति किस तरह की है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति भी विभिन्न क्षेत्रों की गुंजाइशें और उनकी भूमिकाओं को काफ़ी हद तक परिभाषित करती है, निर्धारित करती है। जैसे कि निजी, सार्वजनिक या संयुक्त, सहकारी या बड़े, मध्यम या छोटे उद्योग जो पहले से उत्पादन कार्य कर रहे हैं। भारत का अगर उदाहरण ले तो प्रौद्योगिकी आदि के उद्योगों में उपक्रमों में बहुत ज़्यादा औद्योगिक नीति का प्रभाव पड़ा है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है, चाहे वो उदारीकरण के पहले की हो या उदारीकरण के बाद की, उसका प्रभाव हमेशा भारतीय उद्योगों पे, उपक्रमों पे देखने को मिला है। जो उदारीकरण की अगर हम चर्चा करें तो ये उदारीकरण जिसका सबसे ज़्यादा लाभ मिला उसको मिला निजी क्षेत्र को, विशेष रूप से छोटे तो नहीं, बड़े उद्यमियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। और उदारीकरण ने निजी व्यवसायियों के व्यापार को इतने अवसर दिए कि उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत बड़े स्तर पे विस्तार किया। एक ही समय में जबरदस्त वृद्धि हुई, प्रतियोगी भी सामने आए। जब बड़ी बड़ी कंपनियां उदारीकरण का फायदा लेते हुए नई औद्योगिक नीति या औद्योगिक नीति में काम किए तो उसका परिणाम ये हुआ कि कंपटीटर्स भी, प्रतियोगी भी सामने देखने को मिले। और किसी भी देश की औद्योगिक नीति जो होती है वो औद्योगिकरण को एक इंडस्ट्री के जो पैटर्न है उसको बढ़ावा देने का काम करती हैं कि नहीं, फला ने बहुत ग्रोथ किया तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह की टेंडेंसी वहाँ पे बढ़ती है। सरकार भी समय समय पर देश की औद्योगिक नीतियों पे जो बनी हुई हैं या चलती आ रही हैं या जो बनाने की आवश्यकता है उसमें दिशा निर्देश जारी करती रहती है। अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता, मार्गदर्शन वो हमेशा देती रहती है औद्योगिक नीति के तहत। व्यापार नीति या एक्जिम, जो आयात निर्यात नीति है, ट्रेड पॉलिसी और एक्जिम पॉलिसी जो रही है कि व्यापार की क्या नीति होनी चाहिए, व्यापार फर्म के भाग्य को काफ़ी प्रभावित कर सकती है, उसके भविष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। ट्रेड पॉलिसी, प्रतिबंधात्मक जो आयात या निर्यात होते हैं वो गृह उद्योग की रक्षा करते हैं। अगर हम किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाते हैं और कहते हैं कि ये वस्तु आयात नहीं की जाएगी, इसका मतलब कि हम अपने यहाँ के उद्योगों को सेफ जोन में रखना चाह रहे हैं कि दूसरे कम लागत वाले वस्तु हमारे यहाँ आ जाएंगे, सस्ते बिकेंगे और फिर हमारे यहाँ के जो उत्पादन करता है उनको लाभ मिलेगा नहीं, उनका विक्रय होगा नहीं, फिर वो लोग धीरे धीरे दूसरे व्यापार की ओर रुख करेंगे या परंपरागत व्यापार से हटने का प्रयास करेंगे। आयात करने वाले उद्योगों को बहुत मदद की है सरकार। जैसे कि उदारीकरण के मुश्किल दौर में जब ढेर सारे सब्सिडी दिए गए, ढेर सारी सुविधाएं दी गई, उस समय औद्योगिक नीति एकीकृत रूप में काम कर रही थी। जो भारत सरकार 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले आई, उसमें बहुत हद तक एकीकृत रूप में काम करने जैसा माहौल दिखा। आर्थिक उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसके क्रियान्वयन में भारत ने बहुत अधिक उदारीकृत आयात किया,
क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश से सामान आयात करते हैं, फिर दूसरे का ध्यान आपके उद्योगों पे जाता है और वो आपके सामान को निर्यात करने का अवसर देता है। आयात का उदारीकरण वैश्विक सोर्सिंग की सुविधा देता है और इससे कई भारतीय फर्मों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में भी मदद मिली उस समय, अभी भी मिल रही हैं। अगर कोई व्यापारी व्यापार नीति के तहत काम करते हुए व्यापार करता है तो उसको वास्तव में बहुत मदद मिलती है। अब हम आते हैं औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की तरफ कि किस तरह की रही है यहाँ पे लाइसेंसिंग व्यवस्था। औद्योगिक लाइसेंस सरकार द्वारा जारी किया जाता है, यह एक अधिकार पत्र है। इससे इसका मूल आशय यह है कि आप केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं कि आप इस वस्तु को इस गुणवत्ता के आधार पे इसका निर्माण कर सकते हैं और एक मार्गदर्शन, एक मार्गदिशा के रूप में आपको एक अधिकार पत्र मिलता है। संगठन को उद्योग शुरू करने या कुछ कार्य शुरू करने की अनुमति के लिए जब कोई पत्र या प्रमाण पत्र दिया जाता है तो इसे हम लाइसेंस करते हैं। औद्योगिक लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य जो था वो था असंतुलन को कम करना, जो इम्बैलेंस था बिजनेस में, इंडस्ट्री में, उसको कम करना था और अर्थव्यवस्था में जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हैं उसको सामने लाना, व्यवहारिक रूप प्रदान करना। औद्योगिक नीति के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जो एक्टिवेशन के काम थे उनमें थोड़ा सा सपोर्ट करना, हेल्प करना और औद्योगिक विकास के जो भी उद्देश्य थे या जो भी उद्देश्य हैं उसके हिसाब से औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति बना करके उद्योगों को मदद करने जैसा इनका उद्देश्य था उस समय। वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण किस तरह की रही है? ग्लोबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण की भूमिका हम देखें तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। डे टू डे जो है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। यदि कोई भी व्यापार अपने बिजनेस को विदेश व्यापार में शामिल करना चाहता है तो उसे आर्थिक वातावरण अपने देश के हिसाब से तो रखना ही है, बल्कि विदेशों में क्या चल रहा है, उनके ट्रेड नेम को किस तरह से जाना जा रहा है, विभिन्न नियमों, दिशा निर्देशों को जो कि विश्व बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा और संयुक्त राष्ट्र आदि जैसे कई संगठनों द्वारा दिए जाते हैं, उसको हम किस हद तक फॉलो करते हुए प्रोडक्शन कर रहे हैं या कहाँ तक अपने आप को पाते हैं कि हम उनके मुकाबले, उनके दिशा निर्देशों के मुकाबले कार्य कर रहे हैं। आर्थिक विधान कुछ हैं, इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस। अगर हम ऊपर के जितने भी कुछ नीतियों का जो हमने अभी डिस्कस किया, 7 नीतियों का, उनको अगर हम देखें तो उनके अलावा भी विभिन्न देशों की सरकारें विभिन्न कानूनों को अलग से बनाती हैं जो व्यवसाय को नियंत्रित और उनको उनका परीक्षण करने का कार्य करती हैं। अर्थव्यवस्था की प्रकृति किस तरह की है, अर्थव्यवस्था के विकास के सामान्य स्तर की स्थिति क्या है, यदि अर्थव्यवस्था का आकार, उसकी व्यापार को प्रभावित करने वाली जो बाधाएं हैं, उसको अगर सरकार अपनी नीतियों में शामिल करती है तो अर्थव्यवस्था को हम बहुत हद तक एक उस दिशा की ओर ले जा सकते हैं, उस सुपरविजन के द्वारा, उस नियंत्रण के द्वारा जिसकी उस समाज को आवश्यकता होती है। और ये तभी संभव है जब हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कर लें। वर्गीकरण हो सकता है आय के आधार पे करें कि किस आय के कितने लोग हैं, उनके उपभोग के आधार पे कर सकते हैं। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो उम्र के हिसाब से, मध्यम आय मध्यम व्यय के हिसाब से कर सकते हैं, उच्च आय उच्च व्यय। मोटे तौर पे
अगर हम देखें तो उम्र के हिसाब से मध्यम आय मध्यम व्यय के हिसाब से कर सकते हैं, उच्च आय उच्च व्यय के हिसाब से कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं को हम ध्यान में रख के किसी भी आर्थिक लेजिस्लेशन द्वारा जो बनाई जाती हैं उसके तहत उद्योगों को क्रियान्वयन किया जाता है। भारत में जो आर्थिक वातावरण रहा है वो किस तरह का रहा है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। हमारे देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए हैं, जिसमें कुछ उद्योगों के राज्य के हवाले कर दिया गया है, कुछ को केंद्र अपने यहाँ नियोजित ढंग से उसको देखरेख कर रही है। उसका भारत की जो विकास योजनाएं हैं उनमें है कि उनका जो उद्देश्य है विकास योजनाओं का वह है कि जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया है भारत सरकार ने। जो लाइफ लिविंग स्टेटस है उसको बढ़ाने का, बेरोजगारी और गरीबी को कम करने का भी इनका एक उद्देश्य रहा है, और तेजी से डेवलपमेंट विकास करने का इनका एक शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि इस तरह से अगर हम विकास करते हैं तो इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है। आत्मनिर्भर जैसे शब्दों पे जोर दिया गया है कि स्वावलंबी हमारी जो जनसंख्या है वो खुद का बिजनेस करे, इस तरह की परिकल्पना लेकर के भारतीय आर्थिक वातावरण को तैयार किया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनना, बुनियादी उद्योग जो हमारे यहाँ के हैं उनको मजबूत करना, जिसमें कि हम दक्ष हैं। हम कुछ तो हमारे उद्योग ऐसे हैं जो कि परंपरागत ढंग से चले आ रहे हैं, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां काम कर रहे हैं उस पर, तो उसमें उनका एक्सपर्टाइजेशन ज़बरदस्त हो जाता है और उसमें उनको काम करना चाहिए। और जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि आय और जो धन है, संपत्तियों का संग्रह जो है उसमें बहुत असमानता न हो। जैसे कुछ बड़ा वर्ग, पैसे पूंजीपतियों का वर्ग अगर छोटे लोगों से कार्य के घंटे को बढ़ा करके काम ले रहे हैं, मतलब शोषण हो रहा है इंसान द्वारा इंसान का, तो इस तरह का परिकल्पना से बचना चाह रही है भारतीय सरकार शुरू से ही कि इस तरह की चीज़ें ना हो कि दूसरे को धन जितना मिलना चाहिए उतना ना दे करके एक व्यक्ति के हाथों में सारा पैसा हो। और पॉइंट्स को लें तो विकास की जो यहाँ पे परंपरा है वो हमेशा समाजवाद को, सामाजिक पैटर्न को ध्यान में रख करके बनाई गई है, समानता को ध्यान में रख करके बनाई गई है, शोषण न हो इंसान और इंसान के बीच में, इन बातों को ध्यान में रख करके यहाँ का आर्थिक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक सुधारों के लिए एक जो बहुत बड़ा चेंजिंग सिनेरियो रहा उस समय 1991 में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की अगर हम कुछ पॉइंट्स को लें अगर, तो सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग जो व्यवस्था थी, कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो सिस्टम था उसको एकदम रिमूव कर दिया। कुछ करीब 6 प्रोडक्ट को छोड़ करके, नहीं तो सारे उद्योगों पर से लाइसेंसिंग व्यवस्था हटा सा लिया लगभग। कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों के मामले में विनिवेश किया गया। विनिवेश से यहाँ तात्पर्य है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनमें निजी क्षेत्र का कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ परसेंटेज जब हम इन्वॉल्व करते हैं उत्पादन के लिए तो उसे हम विनिवेश करते हैं। तो इस तरह के रूप भी अपनाए गए कि धीरे धीरे क्रमशः सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का पदार्पण हुआ और बहुत अच्छे ढंग से वो कंपनियां, वो उद्योग चले। विदेशी पूंजी के प्रति नीति को उदार बनाया गया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उसके लिए थोड़ा सा लिबरल होना पड़ा कि नहीं, हम बाहर से उद्योगों को ले आएंगे जिससे कि देश का बहुत ही तीव्र गति से विकास हो। इनकी हिस्सेदारी कुछ उद्योगों में तो 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर दिया गया था कि जिससे कि वहाँ के उस क्षेत्र के विशेष उद्योग को बढ़ावा मिले और वो बहुत तीव्र गति से
काम कर सके। विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिक समझौते और स्वचालित ऑटोमेशन की अनुमति भी दी गई, जिससे कि वो अपने पूर्ण स्वतंत्र रूप से काम करें और भारत के विकास की गति को एक नई रफ्तार दें। भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो कि विदेश से अपने यहाँ के उद्योगों में पैसे लाकर इन्वेस्ट करवाती है।